चलिए तो देखो स्टार्ट करता हूँ मैं आपका क्वेश्चन। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको हर एक क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ पर 1 मिनट प्रोवाइड करूँगा। आप उसके क्वेश्चन का आंसर दो और देने की कोशिश करो, और उसके बाद हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है और इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो देखो आपको पहला क्वेश्चन में दिया जाता और फिर उसके बाद आपको 1 मिनट का टाइम भी मिलेगा, और वो 1 मिनट के अंदर आप सॉल्यूशन अपना जो भी है कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। ठीक है, जो भी आंसर है ABC करके आप सेंड कर सकते हो। चलिए देखो सबसे पहला क्वेश्चन, और देखो आपके पास यहाँ पर टाइमर भी ज्वाइन होता जाएगा। ठीक है, आप मुझे बता सकते हो विथिन 1 मिनट। बताओ इसका आंसर क्या होगा। आप 1 मिनट का टाइम है आपके पास। आपको आंसर करना है इसका विथिन 1 मिनट। ओके, आपके पास टाइमर भी है ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती जाए, और सॉल्यूशन भी मैं आपको 1 मिनट के बाद आपको मैं प्रोवाइड करूं। ठीक है, और हाँ कैलकुलेटर लेके बैठो ताकि आप कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट कर सको। चलिए तो आंसर देखते हैं। लगभग आपका 1 मिनट यहाँ पर ख़त्म हो गया। ठीक है, अब देखो क्या आंसर है इसका। पहले देखो आंसर आप लोगों ने किया है वो गलत है। देखो क्या आंसर होना चाहिए। आपको बोला क्या गया पहले वो समझो। आपको क्या बोला गया, द वैल्यू ऑफ मशीनरी सोन इन द बुक्स, मतलब आपकी जो मशीनरी की वैल्यू जो है वो बुक्स में कितनी है, 1,70,000। मशीनरी की वैल्यू जो है वो बुक्स में कितनी है, 1,70,000। एंड मशीनरी सोन इन द बैलेंस शीट 15% लेस देन मार्केट प्राइस। मतलब आपको क्या बोला गया कि आपकी जो मार्केट वैल्यू होगी ना, मार्केट प्राइस, जो मार्केट प्राइस होगी उससे 15% कम कर दो तो आपकी जो बुक वैल्यू है वो आ जाएगी। मतलब देखो क्या लिखा है, मार्केट प्राइस जो है वो 15% कम कर दो तो आपको बुक वैल्यू मिल जाएगी। देखो यहाँ पर लिखा गया है मशीनरी सोन इन बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट में जो दिखती है वो क्या होती है, बुक वैल्यू। मतलब देखो 100 रुपए की अगर मशीनरी होती है ना, उसका 15% लेस कर दो तो आपकी बुक्स में वो 85% की दिखेगी, और वो बुक्स में कितनी दिख रही है, 1,70,000। तो 1,70,000 बुक्स में दिख रही है, आपके पास बुक्स वैल्यू है। तो आपको ये पता लगाना है कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी। देखो क्या पूछा गया, फाइंड आउट द पर्पस ऑफ मशीनरी। ठीक है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मशीनरी फॉर द पर्पस ऑफ नेट एसेट। नेट एसेट्स के लिए देखो नेट एसेट्स के लिए जब भी आप मशीनरी की वैल्यू लिखते हो ना, तो मार्केट वैल्यू लिखते हो। कौन सी वैल्यू देखते हो, मार्केट वैल्यू। नेट एसेट्स के अंदर जब भी कोई वैल्यू कंसीडर की जाती है तो नेट एसेट्स के लिए जो भी वैल्यू निकालोगे, जो भी मतलब परचेस कंसिडरेशन के जो भी वैल्यू होती है वो मार्केट वैल्यू होती है। तो देखो इसकी वैल्यू जो है ना, इससे डिवाइड कर लो। देखो मतलब 1,70,000 को आप 85% से डिवाइड कर दो, मतलब आपका 2 लाख वैल्यू आ जाएगा। मतलब आपकी जो मार्केट वैल्यू होगी ना वो 2 लाख होगी, ताकि 2 लाख का 15% कम करके उन लोगों ने क्या दे रखा है, 1,70,000, 1,70,000। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखो। बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या कर दिया पता है, 1,70,000 का 15% लेस कर दिया। ठीक है, 1,70,000 का 15% लेस कर दिया और फिर मतलब आंसर बी कर दिया। अरे ये ऐसे थोड़ी होता है। आप ठीक से पढ़ाई करना रखो। यहां पर आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं कि किसका लेस देन है। ऐसा थोड़ी बोला है कि 15% लेस देन मार्केट वैल्यू दे रखी है और मार्केट वैल्यू ही ढूंढनी थी। ठीक है, तो आपका आंसर यहां पर 2 लाख आएगा, ना कि बी। ठीक है, बी आंसर नहीं आएगा, डी आएगा।
चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर इसका भी आपको 1 मिनट देता हूँ, आप सॉल्यूशन इसका निकालो और कोशिश करो। चलिए आंसर दे दो, इसका क्या आने वाला है। देखो ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ, क्योंकि मेजोरिटी को स्टूडेंट्स को जनरली यहाँ पर ही प्रॉब्लम आती है। चलो आपका टाइम भी ओवर हो गया। देखते हैं देखो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है, और आप लोग क्या सोचे थे। चलिए तो देखो इसका आंसर होना चाहिए वो हम देखते हैं। पहले देखो यहाँ पर क्या है, अ फर्म रिसीव्ड 25,000 इक्विटी शेयर ₹10 each as a purchase consideration. Okay, out of those 1/5 share were sold 10% discount. Okay, pass the journal entry in the books of firm for the sales of share. ओके आपको यहाँ पर जर्नल एंट्री कौन सी सही होगी, जो शेयर बेचे हैं ना उसकी जर्नल एंट्री कौन सी होगी वो आपको पता लगाना है। अब देखो यहाँ पर पहले करना क्या है, 25,000 मतलब 25,000 शेयर आपको मिले थे और वो थे 10 रुपये के, ठीक है, 10 रुपये के 25,000 शेयर आपको मिले थे। उन लोगों ने क्या बोला कि उसमें से 1/5 मतलब इसमें से 1/5 शेयर जो है, मतलब 25,000 का 1/5 करोगे तो क्या होता है 5,000। अब 5,000 के जो शेयर थे वो 5,000 जो शेयर थे वो आपने बेच दिए। कितने पे बेच दिए, 10% डिस्काउंट पे बेचे। मतलब शेयर थे 10 रुपये के तो 50,000 शेयर थे, मतलब 50,000 रुपये के शेयर थे जिसको आपने 10% डिस्काउंट पे बेचा था। तो 5,000 डिस्काउंट हो गया तो आपको कितना पैसा मिला होगा, 45,000 ये आपको मिला होगा। आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा आया होगा, मतलब आपने बेचा तो कैश रिसीव्ड हुआ होगा ना। अगर आप कुछ सेल करते हो तो आपको कैश रिसीव्ड होता है, ठीक है, तो 45,000 आपको कैश रिसीव्ड हुआ होगा, ठीक है। मतलब देखो इतना तो कंफर्म हो गया कि आपको 45,000 रिसीव्ड हुआ होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर से ABCD, उसमें से डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। एंट्री तो होती है, ठीक है, एंट्री तो होती है, और इसने क्या लिखा, नो नीड टू पास जर्नल एंट्री, मतलब ये तो गलत ऑप्शन है। और यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट किया, देखो यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट किया तो ये ऑप्शन भी तो रॉन्ग हो गया, ये ऑप्शन भी तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि आपको तो 45,000 मिल रहे हैं ना, तो बैंक अकाउंट में 45,000 आने चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये भी रॉन्ग, मतलब ये तो रॉन्ग हो गया। अब यहां पर बच गया सिर्फ A और C, और A और C में से कौन सा सही होगा वो आपको पता लगाना। तो देखो आपने 50,000 के शेयर 45,000 में बेचे, तो 50,000 के शेयर 45,000 में बेचे, तो 5,000 जो हुआ वो डिस्काउंट आपने दिए, मतलब आपने कम प्राइस पे बेचा। 50,000 के जो शेयर थे वो 5,000 कम प्राइस पे बेचे, तो आपको एक तरीके से लॉस हुआ। लॉस जो होता है ना वो रियलाइजेशन में क्या होता है, डेबिट होता है। तो आपकी जो सही एंट्री होगी ना वो C वाली होगी, मतलब C एंट्री सही होगी। ये जो C एंट्री है वो सही होगी। देखो इसके लिए आपने जब फर्स्ट सेम की स्टडी की होगी ना, तब आपको इस चैप्टर की सारी जनरल एंट्री आपने उस टाइम पे याद की होगी ना, तो ही बेनिफिट है, ठीक है। मैं तो पहले से बोल रहा हूँ आपको कि जब भी आप MCQ कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि MCQ अचानक से मतलब कोई याद करने से या रट्टा मारने से आ जाएगा, ठीक है। MCQ याद करने की चीज़ नहीं होती, MCQ आपको बना के देंगे, तो आपको उसके लिए चैप्टर के बारे में बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। अब जानते, अब थोड़ी बहुत बेसिक कैलकुलेशन भी नहीं जानते हो तो फिर चाहे वो कितने भी MCQ याद करके चले जाओ, कोई भी MCQ वो लोग डायरेक्ट नहीं पूछने वाले,
ठीक है, तो आप बेसिक पे ध्यान दिया करो। अब जनरल एंट्री के बेसिक ही आपको नहीं पता है तो यहाँ पर ये क्वेश्चन रॉन्ग कर दोगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके लिए आपको 1 मिनट्स मिलता है, आप चेक करो आपका आंसर क्या आ रहा है। चलिए, तो आपको 1 मिनट्स मिलता है। देखो ये क्वेश्चन भी आपको यूनिवर्सिटी ने एक बार जो शॉर्ट क्वेश्चन थे उनके पेपर में उसमें पूछा हुआ है, ठीक है, और वही क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ पर एमसीक्यू में पूछ रहा हूँ। अगर वो लोग थोड़े से भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछने की ट्राई करेंगे जो 2 मार्क्स के हैं, तो वो इस तरीके के आ सकते हैं जिसमें आपकी थोड़ी बहुत बेसिक कैलकुलेशन आएगी। चलिए, तो आपका टाइम खत्म होगा। देखो कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो आप लोग यहाँ पर आंसर करने की कोशिश करो हो सके उतना, अदरवाइज आपका बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं होगी तो ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है। देखो क्या लिखा है, द कंपनी अलाउड 90,000 एज अ गुडविल। ओके, मतलब 90,000 गुडविल है और जो कंपनी ने एसेट्स को टेकन ओवर किया वो 11,61,000 की एसेट्स टेकन ओवर की, और यहाँ पर लायबिलिटीज जो है वो आपके पास दे रखी है। आपको बोला गया कंपनी ने 72,000 शेयर दिए थे 10% मतलब 10 रुपीज़ के, और एट अ प्रीमियम 26% एंड रिमेनिंग अमाउंट जो है वो कैश में मतलब दी थी, कैश प्राइस के टुवर्ड। फाइंड आउट करना है कैश कितना मतलब कंपनी ने दिया होगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको कैलकुलेशन करनी है गुडविल। गुडविल कितनी है 90,000। फिर आपके पास यहाँ पर एसेट्स कितनी है 11,61,000, और फिर आपके पास यहाँ पर माइनस होती है लायबिलिटीज़ कितनी है 2,51,001 रुपीज़, और इसको लेस करके इन दोनों को ऐड करके आप फाइनल आंसर बता दो। देखो 90,000 प्लस 11,61,000 माइनस 2,51,001, और ये आपका आंसर आने वाला है 99,999 और एक 9। और ये पैसा कंपनी देगी, उसमें से कंपनी शेयर कितने रुपए के दे रही है, देखो 72,000 शेयर 10 रुपये मतलब 10 रुपये के शेयर 72,000, और प्रीमियम कितना है 26%, मतलब देखो 72,000 शेयर, ठीक है, 72,000 शेयर और 10 रुपये का एक शेयर। ओके, और साथ में इसको मल्टीप्लाई करो तो 72,000 आ गया। ओके, और उसमें मतलब उसमें 26% प्रीमियम को ऐड कर दो। 72,000 इंटू 10 मतलब 7,20,000, 7,20,000 में 26% प्रीमियम ऐड कर लो तो आपको मिलना चाहिए 9,70,200। अब इतना पैसा कंपनी ने दे दिया एज अ शेयर, मतलब शेयर के रूप में दे दिया, मतलब शेयर दे दिया, और बाकी का जो पैसा है वो कंपनी क्या देने वाली है, कैश के तरीके से देने वाली है। और कैश कितना होना चाहिए, तो देखो 99,9999 में से 90,7200 माइनस कर दो 92,799, मतलब ये आपका आंसर आना चाहिए, और आंसर होगा सी। कंप्लीट। तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके 10 क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जो 2 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है, जिसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होगी, तो थोड़ी बहुत जो कैलकुलेशन होगी वो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होगी, मैक्सिमम इतनी कैलकुलेशन पूछ सकते हैं पूछना चाहते तो, ठीक है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है
वो आपको इस तरीके से सॉल्व करना था, जो कि आपको पता है 10 क्वेश्चन आपके जो रहेंगे वो 2 मार्क्स के रहेंगे, तो वो कैलकुलेटिव रहेंगे थोड़े। ओके, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करना। चलो, आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाता है, करो। देखो, आंसर करने की कोशिश करो। अगर आप आंसर नहीं कर सकते हो तो आपकी जो अभी तक प्रिपरेशन है वो बहुत ही वीक है। चलिए, तो लगभग सबने कर लिया होगा क्वेश्चन। चलिए, तो देखो सॉल्व करते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करना है देखो, क्या है इसमें। पार्टनरशिप फर्म कन्वर्ट इनटू कंपनी, ओके, अगेंस्ट द परचेस प्राइस 30 lakhs द कंपनी has to give 13,000 equity share 100 each at 10% premium, okay, and 70,000 in a cash, okay. Balance amount in the preference share and debenture in the ratio 2:1, okay. Debenture received from the company, okay, यहाँ पर द आ जाएगा, ओके, एक ई थोड़ा एक्स्ट्रा छप गया था। Debenture received from the company were sold 10% discount. Find out the amount of cash received from amount of cash received from the sales of debenture. Okay, मतलब डिबेंचर बेचने से आपको कितना पैसा मिला वो निकालना है, ठीक है। डिबेंचर बेचने से आपको कितना पैसा मिला वो आपको निकाल के देना है। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो। आपके पास परचेस प्राइस कितनी है? 30 lakhs की, ओके, 30 lakhs की परचेस प्राइस है। उसमें से आपको क्या बोला गया, देखो 13,000 इक्विटी शेयर दे रहे हैं, मतलब आप देखो 13,000 इक्विटी शेयर की बात बोलिए, 13,000 इक्विटी शेयर, और एक शेयर 100 रुपए का है। एक शेयर कितने रुपए का है? 100 रुपए का। तो 13 लाख शेयर हो गए, ओके। 13 लैक्स 13,000 इंटू कितना हो जाएगा? 100, मतलब 13 लैक्स के शेयर हो गए। और उसमें क्या करना है? 10% प्रीमियम ऐड करना है आपको। इसमें क्या करना है? 10% प्रीमियम ऐड करना है। तो जैसे आप 10% ऐड करते हो तो आपको मिल जाएगा 14,30,000, ठीक है। मतलब देखो इतना पैसा तो कंपनी ने उनको इक्विटी शेयर दे दिया, इतने रुपए था, ठीक है, इतने रुपए का तो इक्विटी शेयर दे दिया। 70,000 क्या दे दिया? कैश दे दिया। मतलब कैश कितना दे दिया कंपनी ने? 70,000। तो बाकी बचा पैसा जो है वो कितना मिला होगा? आप सोचो, बाकी बचा बैलेंस अमाउंट जो है ना वो प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर में मिला। तो बाकी बचा पैसा कितना? देखो 14,30,000 और 70,000, मतलब मिला के 15 लाख हो गए। तो बाकी बच गए 15 लाख। और ये जो 15 लाख जो है ना उसको प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर के रूप में मतलब पैसा मिल रहा है। कितने रेशियो में? 2:1। आपको कौन सा रेशियो दे रखा है? 2:1। तो 15 लाख का 2:1 कर दो। 15 लाख का 2:1 कर दोगे तो यहां पर 10 लाख आ जाता है और यहां पर 5 लाख आ जाता है, ठीक है। और ये जो डिबेंचर है ना वो उन्होंने 10% डिस्काउंट पे बेच दिए थे। तो डिबेंचर का पैसा कितना रिसीव्ड हुआ होगा? 4,50,000। मतलब देखो 4,50,000 आपका यहां पर करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया। देखो डिबेंचर मिला कितना है, अगर वो पूछा होता तो 5 लाख आंसर आता। डिबेंचर कितना मिला है? 5 लाख। लेकिन डिबेंचर में
उसने जो मिला उसके बाद उसने 10% डिस्काउंट पे बेच दिया। देखो यहां पर बोला है कि सोल्ड कर दिया 10% डिस्काउंट पे, ठीक है, 10% डिस्काउंट पे उसने सोल्ड कर दिया। तो 5 लाख के डिबेंचर को 10% डिस्काउंट मतलब 50,000 कम प्राइस पे बेच देगा, तो मतलब 4,50,000 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है, तो बस वही पूछा है कि कितना पैसा रिसीव्ड हुआ है। ओके, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन तो इजी है, आप आंसर कर सकते हो इसका। बताओ इसका आंसर, आपके पास 1 मिनट्स का टाइम है। द वैल्यू ऑफ स्टॉक सोन इन द बुक्स में आपके पास 2,64,000 का स्टॉक है, और बैलेंस शीट में जो भी स्टॉक दिख रहा है वो सीधी बात है बुक वैल्यू वाला दिखेगा, जो कि कितना परसेंट है, 20% मोर देन मार्केट प्राइस है। आपको बोला गया फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्टॉक फॉर द पर्पज ऑफ नेट एसेट्स। नेट एसेट के पर्पज के लिए क्या वैल्यू इसमें से होनी चाहिए? देखो मैं आपको इसमें एक मतलब बहुत अच्छा एक तरीका सिखाऊंगा अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना। तो देखो ये अप्रोक्स क्वेश्चन है जो एग्जामिनर आपको शायद पूछ सकते हैं, अगर थोड़े बहुत क्वेश्चन को ऊपर मतलब हार्ड लेवल पे अगर पूछना चाहते हैं तो। वैसे इतना भी हार्ड नहीं है ये। चलिए तो लगभग आपका आंसर आ चुका होगा, ट्राई करो देखो क्या आंसर होना चाहिए इसका। देखो आपको मैंने आगे भी बताया था कि जब भी आप नेट एसेट्स निकालते हो ना तो हमेशा मार्केट वैल्यू निकालनी होती है। नेट एसेट के लिए जो भी चीज़ आप लेते हो, नेट एसेट्स के पर्पस के लिए जो भी आप वैल्यू लेते हो वो वैल्यू हमेशा मार्केट वैल्यू होनी चाहिए। मतलब आपको मार्केट प्राइस ढूंढना है। और आपको क्या बोला गया कि बुक में जो वैल्यू है ना वो 2,64,000 है। मतलब देखो मार्केट वैल्यू और एक बुक वैल्यू होती है। बुक वैल्यू आपको दे रखी है 2,64,000, ओके, और मार्केट वैल्यू आपको नहीं दे रखी है जो कि ढूंढनी है, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू। अब यहां पर क्या बोल रखा है कि 20% मोर देन मार्केट वैल्यू। देखो किसका मोर देन है, मार्केट वैल्यू का। मतलब मार्केट वैल्यू अगर 100 होगी ना तो उसका 20% मोर कर दो तो आपको मिल जाएगा 120%। मतलब ये जो वैल्यू है ना वो 120% है। तो आप क्या करो, 2,64,000 को 120% से डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगा 2,20,000। तो ये जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी मार्केट वैल्यू। आप चेक कर लो, इसमें 20% मोर करके भी आपका आंसर आ जाएगा। आ रहा है? ठीक है, अब देखो यहां पर ध्यान देना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना तो एक चीज आप ऐसे भी डायरेक्ट जा सकते हो। अगर आप कैलकुलेटर पे थोड़े स्पीड होना तो ऐसे भी जा सकते हो। देखो आपको इतना तो पता चल गया कि सर हमें मार्केट वैल्यू ढूंढनी है और उन लोगों ने बुक वैल्यू दे रखी है, और यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है 20% मोर देन मार्केट वैल्यू। तो मतलब मार्केट वैल्यू ही ढूंढनी है हमें। तो एक काम करो ना, यहाँ पर सब में 20% मोर करके देख लो, सबके अंदर 20% मोर करके देख लो। अगर आपका ये आंसर आ जाता है तो वो आपका सही होगा, चेक करके देख लो। अगर बहुत ज़्यादा भी दिमाग नहीं लगाना है तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, ऑप्शन से भी क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, आपके पास ऑप्शन तो होंगे ना, बस उसमें 20% मोर करके आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, या तो पूरी कैलकुलेशन करो। ठीक है, तो जो भी आपको सूटेबल रखे, लेकिन ध्यान रखना ये ऑप्शन वाला थोड़ा करने के लिए देखना कि क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है और क्या फाइंड करना है। ठीक है, अदरवाइज जो मैंने ये पहले वाला तरीका बताया वो एकदम जेन्युइन तरीका है और एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच है ये वाला। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाता है।
देखो ये सारे कन्वर्जेशन ऑफ फर्म के क्वेश्चन है, जिसमें अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो इस टाइप के हो सकते हैं, अदरवाइज थियरिकल क्वेश्चन तो बहुत सिंपल ही रहेंगे। आपको मतलब थोड़ी बहुत बुक्स में से थियरी पढ़ लो इस चैप्टर के रिलेटेड, आपको उसके एमसीक्यू आ जाएंगे। चलो इसका आंसर दो, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। चलिए तो टाइम खत्म हो गया आपका। अब देखो यहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन करवाता हूँ। देखो क्या बोला गया, 1/4 ऑफ 12,000 शेयर of ₹10 each received by the partnership firm against the purchase consideration has been sold। ओके मतलब क्या बोला कि 12,000 का 1/4 शेयर, मतलब कितना हो जाएगा, 12,000 का 1/4 करो तो कितना होता है, 3,000 होता है। मतलब 3,000 जो शेयर है जो कि कितने रुपए का है, 10 रुपए का है, और वो मार्केट में कितने पे बेच रहे हैं, 15 रुपए में। मतलब सोचो 10 रुपए का शेयर 15 रुपए में बेच रहे, 15 रुपए में सोल्ड कर रहे, जबकि उसकी वैल्यू 10 रुपए। ठीक है, तो आपको बोला प्रॉफिट कितना होगा, जो हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो देखो सीधी बात है, 10 रुपए की चीज 15 रुपए में बेचेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, 5 रुपए। तो 5 रुपए का प्रॉफिट यहां पर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आने वाला है, 15,000। आपका आंसर हो गया 15,000। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 12,000 शेयर थे जिसमें से 1/4 शेयर वो लोग बेच देते, जो कि वो 10 रुपए के शेयर थे, 15 रुपए मतलब 15 पे बेच रहे हैं, तो आपको 5 रुपए पर शेयर प्रॉफिट होता है, तो आप मतलब 15,000 आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। और इसका क्वेश्चन का आंसर मतलब ये तो आप 1 मिनट में दे ही दोगे। देखो ये 80 KT स्टूडेंट्स जो है उनके लिए मतलब ये मैं आपको बैच करवा रहा हूँ। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपको शायद एग्जाम में इस लाइन पे क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सेम क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, मैं तो यही चाहता हूँ कि सेम क्वेश्चन आए, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि सेम क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर अपने हिसाब से सोच के क्वेश्चन बनाएगा, मैंने अपने हिसाब से सोच के बनाया। आप प्रैक्टिस थोड़ी रखो, और आपको मैं बहुत अच्छी फैसिलिटी भी दे रहा हूँ, 1 मिनट का टाइमर भी दे रहा हूँ, ताकि आपको खुद भी प्रैक्टिस करने का पता चले। ओके चलिए, तो लगभग सबका आंसर आ चुका है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, अमाउंट डिटरमाइन एज अ पेएबल बाय द न्यू कंपनी ऑन कन्वर्जेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नोन एज। क्या होता है, देखो जब भी कोई फर्म होती है ना, उसको किस में कन्वर्ट करना होता है, कंपनी में। तो ये फर्म, देखो हम मार्केट में कोई चीज़ खरीदने जाते हैं कि नहीं, तो उसकी एक प्राइस होती है। मतलब आज आप अपने दुकान पे कुछ भी चीज़ खरीदने जाते हो तो उसकी एक प्राइस होती है। वैसे यहाँ पर एक फर्म की भी क्या फिक्स की जाती है, पहले प्राइस फिक्स की जाती है, और उस प्राइस को हम बोलते हैं परचेस प्राइस। ओके, क्या बोलेंगे, परचेस प्राइस। मतलब जब भी आप किसी फर्म को अगर कंपनी को बेचना है, तो फर्म जब कंपनी को मतलब अपनी फर्म को जब कंपनी को बेचेगी तो एक प्राइस फिक्स की जाती है, परचेस प्राइस, जिसका नाम होता है परचेस प्राइस। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब थियरिकल है, इतना हार्ड नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप दे सकते हो। बताओ 1 मिनट के अंदर इसका आंसर। देखो मैंने प्रैक्टिकल एमसीक्यू भी लिए और थोड़े बहुत थियरिकल, दोनों साथ साथ में लिए, ताकि दोनों की थोड़ी इक्वल प्रैक्टिस होती जाए। ठीक है, चलिए थोड़े बहुत एमसीक्यू आपको प्रैक्टिकल भी लिए, थोड़े बहुत एमसीक्यू आपके थियरिकल भी लिए। और देखो थियरिकल के लिए मैंने आपको बोला ही कि आप बुक्स की थियरी रीड करो ऑलवेज, मतलब बुक्स में से ही पूछेंगे, वो इतना ज़्यादा बाहर का नहीं पूछेंगे आपको कोई। ओके
सबके आंसर आ रहे, देखो क्या लिखा है पहले पढ़ लेते हैं। प्रॉफिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट होता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कहाँ, देखो आपने कभी रियलाइजेशन अकाउंट तो बनाया होगा, ठीक है। ओके, रियलाइजेशन अकाउंट जो होता है और एक होता है पार्टनर्स कैपिटल। ओके, अब ये होता है डेबिट और ये होता है क्रेडिट, और ये डेबिट और ये क्रेडिट। अब देखो रियलाइजेशन में जो प्रॉफिट आता है ना वो यहां पर आता है, ठीक है। प्रॉफिट जो होता है वो यहां पर आता है। ये वाले प्रॉफिट को हम कहां पे ट्रांसफर कर देते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते कि नहीं करते, यहां पर से यहां पर। ओके, अगर आपने बड़े क्वेश्चन किए होंगे तो आपको पता है कि यहां पर जो प्रॉफिट आता है रियलाइजेशन में वो ट्रांसफर होता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो मतलब देखो यहां पर ये जो ट्रांसफर होता है ना वो कौन से रेशियो में होता है, सवाल ये होता है। तो ये जो ट्रांसफर होता है उसका रेशियो होता है प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो। किसका रेशियो होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो होता है उस रेशियो में ट्रांसफर होता है। तो देखो यहां पर क्या बोला है, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो। ओके, तो देखो सीधी बात है, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो मतलब इक्वल प्रपोर्शन तो तभी होता है जब आपको प्रॉफिट लॉस का रेशियो नहीं दिया होता है। और ये भी मतलब गलत है और ये भी गलत है। मतलब देखो सीधा सीधा पता चल जाता है कि आंसर कौन सा है। यहां पर सब जगह क्रेडिट ही लिखा है, ठीक है, और दूसरा पार्ट में देख लो कि कौन से प्रपोर्शन में जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से सोचना था, मतलब अगर बड़े क्वेश्चन किया होगा तो ये मतलब ये क्वेश्चन में आसानी से याद रह जाएगा। चलो इसका भी आंसर दो, 1 मिनट का टाइम आपको देता हूं। ये 1 मिनट का टाइम वाला जो है वो आपकी प्रैक्टिस को थोड़ी और इफिशिएंट बनाएगा, ठीक है। आप फटाफट आंसर देने की कोशिश करोगे। अच्छा, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलो बहुत लोगों को तो मतलब देखो मैंने ये देखा है पिछले मतलब थोड़े बहुत क्वेश्चन के अंदर कि आप लोग को प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ही थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। बाकी तो थियरिकल क्वेश्चन आप अच्छे से कर रहे हो। चलिए तो देखो यहां पर क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स विद द रेफरेंस टू क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट एसेट्स। मतलब देखो आपको ए बी सी में कुछ एसेट्स दे रखी है, उसमें से कौन सी एसेट ऐसी है जो जिसका क्लासिफिकेशन कुछ डिफरेंट टाइप्स का है, लाइक जैसे कि डिफेक्टेड एसेट टाइप्स। तो देखो यहाँ पर लैंड बिल्डिंग जो होती है ना वो फिक्स एसेट्स, ठीक है, फिक्स एसेट्स है। ये लूज टूल्स पता है कहाँ पर आता है, इन्वेंटरी में बताता है। लूज टूल्स जो इन्वेंटरीज में आता है मतलब स्टॉक के तौर पर, स्टॉक में मतलब बताते हैं इन्वेंटरीज में। और इन्वेस्टमेंट के लिए तो इन्वेस्टमेंट का अलग से हेड है। ओके, इन्वेस्टमेंट का अलग से हेड होता है, मतलब आपने बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर वाला चैप्टर किया होगा तो वहां पर ये चैप्टर में होता है। तो मतलब देखो ये जो बी ऑप्शन है ना वो पूरा अलग है, ठीक है। ये प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस, पता है प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस क्या बताता है, लॉस बताता है। और ये फिक्स्ड एसेट के तौर पर मतलब आप दिखाते हो अदर नॉन करंट एसेट्स में।